नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। आज का ये टॉपिक हमारे लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितना कि आपको एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता होना या आपका केवीएस का इंटरव्यू क्वालिफाई करना जितना ज़्यादा ज़रूरी आपको लग सकता है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में, यानी एनसीएफ 2005। इस टॉपिक को जैसे ही आपने सुना होगा, देखा होगा, आपके दिमाग में कम से कम केवीएस में अटेम्प्ट किए हुए मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपसे पूछे होंगे वो ज़रूर एक बार आपके दिमाग में क्लिक किए होंगे। इसी से जुड़ा हुआ थोड़ा सा आज हम एक रैंडम डिस्कशन करेंगे, इसलिए भी क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए केवीएस के इंटरव्यू के लिहाज से भी। और अगर मैं देखूं तो भाई आने वाले दिनों में आप भविष्य में अध्यापक बनने जा रहे हैं, एक सिलेक्शन लेने जा रहे हैं, तो किस तरीके का फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर या कहेंगे ढांचा आपको प्रयोग में लेकर के चलना है ताकि आप विद्यार्थियों का ओवरऑल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, ग्लोबल स्किल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख सके। ये सारे भारी भरकम शब्दों की अगर मैं बात करूं तो काफी सकारात्मक और पॉजिटिव शब्द हैं, जहां पर हम अगर एक सिंपल शुद्ध भाषा में बात करें तो विद्यार्थियों को सेंटर में रख करके, केंद्र में रखकर केवल उनके डेवलपमेंट के बारे में बात की जाएगी या आप भी उसके बारे में बात कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन एवरीवन। और आप देख पा रहे होंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ 2005 के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है ये आपको जान लीजिए, ये काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए, पहली बात ये है कि अगर मैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करूं तो 2005 में ये आया था। उससे पहले हमारे 4 एनसीएफ आ चुके थे, पब्लिश हो चुके थे। पहला 1975 में, 1988 में, फिर 2000 में, उसके बाद 2005 में, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। कमेंट करके आपको मुझे बताना है कि भारत में 1975 में, 1988 में या 2000 में या 2005 में कौन कौन से 2005 को छोड़ दीजिए, 1975, 1988 या 2000 में हमारे भारत में आदरणीय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में को कौन डील कर रहा था, और उस वक्त भारत में प्रधानमंत्री कौन था, जो कि आपको पता होना चाहिए एज अ जनरल अवेयरनेस के तौर पर। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स ऑन एजुकेशन ऑन लर्निंग, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, विदाउट बर्डन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। एनसीएफ 2005 क्या कहता है, यहाँ पर जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई थी 86 से 92 वाली, अब हम फॉलो कौन से कर रहे हैं, जो हमारी आई है एनईपी 2020 में जो भी आई है। किसकी अध्यक्षता के अंडर इसको बनाया गया है, एस कस्तूरी रंगन साहब के अंडर इसको बनाया गया है, जो आपको ध्यान में रहना चाहिए। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एनईपी 2020 जब फ्रेमवर्क में आया तो उस वक्त भारत में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मंत्री कौन थे, जो आपको मुझे बताना है। तो आप मोटा मोटा अगर देखेंगे तो एनसीएफ जो है यहाँ पर विदाउट बर्डन लर्निंग की बात करता है कि कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, कोई बस्ता नहीं है, कोई बोझ नहीं है। विद्यार्थियों को सोसाइटी में और इन्वायरमेंट में इंगेज रखना है, जो कि इसकी डिमांड है, और हमें मैक्सिमाइज लेवल पर लर्निंग करवानी है। आगे अगर मैं बात करूं एजुकेशन ऐसे को अगर हम देखा जाए कि भाई किस तरीके से आप एक एनसीएफ को बीइंग जो है इम्पॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर देखते हैं, तो क्या क्या काम यहाँ पर आप कर सकते हैं। पहला ये जो आपको पता होना चाहिए, आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को भी काउंट कर सकते हैं, यानी इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस थी, विशेषताएं थी, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, लक्ष्य क्या थे। तो सबसे पहला है कि यहाँ पर हमने कोशिश की है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्टेट और हमारा सेंटर दोनों में वाइस वर्सा काम करेगा। यहाँ पर एजुकेशन के द्वारा हम कोशिश करेंगे कि विद्यार्थियों के प्रत्येक नीड को हम फुलफिल कर पाए, चाहे वो किताबों की हो, खाने की हो, जिसका मिड डे मील की बात कर रहे हैं, चाहे हम उनके पढ़ने लिखने की, इन्वायरमेंट के, उनके साइकोलॉजिकल जो है बैलेंस को और बेहतर बनाने की, मेंटल वेलनेस की बात करें, फिजिकल ग्रोथ की बात करें, इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करें, ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ आईसीटी को जोड़ने की बात करें, या उनके ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, तो जो आपको ध्यान में होना चाहिए यहाँ पर एम क्या है हमारा कि टीचर को किसको रखना है, स्टूडेंट को सेंटर में रखना है, और साथ में डेवलपमेंट किसका करना है, साथ साथ में टीचर एक बच्चे को तैयार कर रहा है आने वाले भविष्य के लिए, और एक बच्चा कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का काम किसके लिए कर रहा है, इस देश के लिए कर रहा है, कंट्री और स्टेट के लिए कर रहा है। तो इसको डायरेक्टली आप अपने देश, अपनी कंट्री के साथ भी बीइंग अ गुड सिटीजन जो है जोड़ सकते हैं। की फीचर्स क्या है इसका, अगर आप एम की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, जो आपको पता होना चाहिए, जो आपसे पूछा जा सकता है।
तो एनसीएफ में हमारा 3 से लेके 8 एज ग्रुप तक के जो है खास तौर पर विद्यार्थियों को टारगेट किया गया है। हमने कहा कि इंटीग्रेटेड करिकुलम के ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा। हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, एक स्थानांतरण कर रहे हैं टेक्स्ट बुक्स की तरफ से, यानी किताबों को हटा करके हमारा काम है किसको, होमवर्क को उतना ही देना जितना बच्चे कर पाए, वर्कशीट के ऊपर काम करना, प्रैक्टिकल काम के ऊपर फोकस करना, एक्टिविटी मेथड के ऊपर फोकस करना, या फिर अगर कहा जाए तो लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके किसी काम को सीखना, या किसी बच्चे को खिलौने के सहारे सिखाना। अगर कोई बच्चा जो है देख नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, तो उसको इस तरीके ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करना ताकि हम उसको और बेहतर तरीके से सिखा पाएं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है जेंडर रिप्रेजेंटेशन, 2 तरह की चीजें हैं, यानी कि हम यहाँ पर लड़के लड़कियों के रेशियो को इक्वल बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को बराबरी की शिक्षा मिले। दूसरा यहाँ पर हम ये भी कह रहे हैं कि क्लासरूम में जो गर्ल्स हैं यानी कि जो लड़कियां हैं उनके रेशियो को बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं, ताकि हम ड्रॉप आउट की जो संख्या है, जो बच्चे बेचारे बीच में स्कूल छोड़कर चले जाते किसी भी समस्या की वजह से, उनको हम वहां पर एनरोल करवा सके, उनको हम वापस ला सके, और कक्षाओं में लड़कियों की जो एजुकेशन है उसको और ज़्यादा एनहांस्ड कर सके, उनकी जो रेशियो है उसको हम बढ़ावा दे सकें, उनके हम मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, साइकोलॉजिकल स्तर पर यानी मनोवैज्ञानिक स्तर पर हम काम कर सके, उनके एथिकल, मोरल, सोशल हर तरीके के एस्पेक्ट्स को हम सुधार कर पाए, और लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर फोकस कर पाए। लर्निंग विदाउट बर्डन को हम काफ़ी हद तक जो है लेकर के आगे बढ़ें। और हमने कहा कि इंपॉर्टेंट स्टेप लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्टेप लेना इंपॉर्टेंट है, हमने कहा कि यहाँ पर स्कूल गोइंग जितने भी बच्चे हैं वहाँ पर उनकी लर्निंग जहाँ जहाँ पर फेल हो रही है उसको चेक करेंगे, और उनका जो होलिस्टिक एजुकेशन है, खेल करके सीख रहे हैं, पढ़ करके सीख रहे हैं, एक्टिविटी मेथड से सीख रहे हैं, या फिर ऑडियो विजुअल एड से सीख रहे हैं, उनके लर्निंग के लेवल को बढ़ावा कर देना है, उनको और एनहांस करना है। ये चेक करना है कि बच्चे किस तरीके से सीख पा रहे हैं, उनका क्या एनरोलमेंट, हम कहाँ पर क्या करें, या उसको आगे लेकर के जाएं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट्स को आगे लेकर के जाएं, जिससे कि बच्चा और भी ज़्यादा अच्छे से सीख पाए। अगर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में बात करूँ जो कि एनसीएफ के बारे में आपको पता होना इम्पॉर्टेंट है, तो आप देखेंगे कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है क्या। अगर मैं इसकी पूरी बात करूँ तो राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे करिकुलम को बनाना, एक ऐसे फ्रेमवर्क को बनाना जिसमें सेंटर में कौन रहे, यहाँ पर जो स्टूडेंट है या बच्चा है या चाइल्ड है, जो भी है, उसको सेंटर में रखना है। उसके हिसाब से हम क्या बनाएंगे, कैसा फ्रेमवर्क बनाएंगे, उसमें कैसा सिलेबस ऐड करेंगे, उसमें ऐसे टेक्स्ट बुक ऐड करेंगे, उसमें ऐसे गाइडलाइंस ऐड करेंगे, ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ों को हम यूज़ करेंगे जिससे कि उसका मेंटल वेलनेस और उसका जो इंटीग्रेटेड वेलनेस है, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट, शारीरिक, मानसिक, हर तरीके का जो उसका वेलनेस है, ग्रोथ है, अप्रोच है, उसको हम अपग्रेड कर पाए, बढ़ा पाए। पास्ट गाइडलाइन जैसे कि मैंने बताया कि 1975 में, फिर 1988 में, फिर उसके बाद 2000 में, फिर 2005 में अलग अलग एनसीएफ लागू किए गए थे। 1975 में यहाँ पर हमारे ऊपर फोकस था एनसीएफ को लेकर के कि हम साइंस को कंपलसरी बनाएंगे, और हमने कहा कि हम क्लास 10th तक साइंस को क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड तक लेकर जाएंगे, और यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इंपॉर्टेंटली बोलेंगे कि रिकमेंड करो कि 10वीं कक्षा तक की साइंस पढ़नी आपके लिए आवश्यक है। 1988 में हमने फिर दोबारा से उसको मॉडिफाई किया, और हमने कहा कि कॉग्निटिव अफेक्टिव तरीके से साइकोमोटर डोमेन्स के ऊपर काम करेंगे, यानी कैसा सिलेबस बनाएंगे, कैसा टेक्स्ट बुक बनाएंगे जहां पर बच्चे का कॉग्निटिव मानसिक विकास हो सके। कॉग्निटिव का मतलब क्या है कि अपने माइंडसेट को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने एनर्जी लेवल को बच्चा कितना ज़्यादा इंप्लीमेंट कर पा रहा है, कितना अच्छा सोच पा रहा है, कितने अच्छे आइडियाज़ को जनरेट कर पा रहा है। अफेक्टिव क्या है, यानी अफेक्टिव तरीके से काम को करे। ये नहीं है कि आपने क्लास में रटवा दिया बच्चे को कि बेटा 2 + 2 = 4 होता है, बच्चे को उससे ज़्यादा पता नहीं है। अफेक्टिव से हमारा मतलब है कि यहाँ पर उसका जो माइंडसेट है क्रिएटिव तरीके से, अफेक्टिव तरीके से सोच पाए कि भाई 2 × 2 = 16 भी होता है, 16 में से अगर -8 करूंगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 2 + 2 + 2 अगर करूंगा तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर उसका क्रिएटिविटी अफेक्टिव तरीके से हमें बढ़ावा देना है। साइकोमोटर क्या है, उसका मानसिक, साइको यानी मोटर, मोटर मतलब जिसमें हम अपने हाथों का, पैरों का, उंगलियों का, अपने मसल्स का, अपने बोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। साइको क्या है, आपके मानसिक जो स्तर है उसको बढ़ावा देना है, यानी कि हम मानसिक जो है ग्रोथ के साथ साथ शारीरिक ग्रोथ को भी ध्यान में रख पाएं। 2000 की अगर बात की जाए, जो आपका 3rd एनसीएफ था,
टीचिंग ऑफ अ साइंस टेक्नोलॉजी अपर प्राइमरी, पहले हमने कहा कि भाई क्लास 8 तक फॉलो करेंगे, फिर हमने कहा कि 10 तक फॉलो करेंगे। 2000 में आते आते हमने कहा कि अपर प्राइमरी तक भी हम इसको फॉलो करेंगे। फिर हमने क्या कहा, इन्वायरमेंटल स्टडीज करवाएंगे, यानी कि क्लासरूम स्टडी बहुत हो गई, कॉग्निटिव के ऊपर काम कर लिया, साइकोमोटर स्किल्स के ऊपर काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर स्टडी किसकी करवाएंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज करवाएंगे, यानी कि वातावरण से जोड़ेंगे। वातावरण में कौन है, आपकी फैमिली है, सोसाइटी है, कम्युनिटी है, एनजीओज हैं, वो सारे अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे हैं, पेड़ पौधे हैं, ऑक्सीजन है, आपका जो है सन है, ग्लोबल वार्मिंग है, आपकी अलग अलग गैसेज है, अर्थ के अलग अलग स्टेप्स क्रस्ट है, उनके बारे में अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट कैसे काम करता है, इन्वायरमेंट में हम कैसे और चीज़ों को सीख सकते हैं, इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जा सकता है, वाटर की क्या नीड है, सॉइल की क्या नीड है। ईवीएस में आपने जब पेपर दिया सब कुछ पढ़ाई होगा। तो प्राइमरी लेवल पर रिकमेंड कर रहे हैं, इसीलिए आपको ध्यान में होगा कि क्लास 3rd में भी ईवीएस इंट्रोड्यूस की गई है। 2005 की जो अभी आपका प्रेजेंटली एनसीएफ हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हमने कहा कि फोकस ऑन लर्निंग विदाउट अ बर्डन है। हमने 1975 में साइंस के ऊपर फोकस किया, 1988 में हमने फोकस किया कि भाई शारीरिक मानसिक विकास जरूरी है, 2000 में हमने कहा कि भाई इन्वायरमेंट का भी स्टडी इंपॉर्टेंट है। अब सारा कुछ कर लिया हमने। 2005 में हमने कहा कि बच्चा तो सेंटर में है, टीचर भी है, फैमिली भी है, सोसाइटी भी है, कम्युनिटी भी है, एनजीओज भी हैं, बट फोकस किसके ऊपर है, अगेन बच्चे के ऊपर है। तो हमने कहा कि लर्निंग विदाउट बर्डन होना चाहिए, कि किताबों से ऊपर हमने कहा कि रिप्लेस करेंगे, ऐसा फ्रेमवर्क क्रिएट करेंगे जहां पर कि टेक्स्ट बुक की नीड बस नीड की तरह हो। ऐसा ना हो कि भाई किताब के बिना, यानी बुक के बिना हमारा काम नहीं चल रहा है, किताब को हमने साइड में किया और बच्चे को अब सिखाएंगे कि तुम बिना किताब के कैसे खुद को एक्सप्लोर कर सकते हो, समझ सकते हो, आइडियाज जनरेट कर सकते हो, एक्टिविटी मेथड को कैसे यूज कर सकते हो, प्लेग्राउंड में पोटेंशियल्स को कैसे दिखा सकते हो, बास्केटबॉल कैसे खेलोगे, वॉलीबॉल कैसे खेलोगे, कम्युनिटी में बात कैसे करोगे, पीयर ग्रुप में लर्निंग कैसे करोगे, वर्कशीट्स पे के ऊपर काम कैसे करोगे, ड्राइंग कैसे बनाओगे। तो हमने कहा कि अब ये सब छोड़ करके बर्डन को हम खत्म करेंगे, सिलेबस को भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन एज अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट्स को हम क्रिएट करेंगे, जहां पर जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगे हमारी उस तरीके का हम एक्टिविटी मेथड जो है इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। बट अगेन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, अगेन इस एनसीएफ 2005 में अगेन आपका जो बच्चा है, स्टूडेंट है, चिल्ड्रन है, वो अगेन सेंटर में है। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में कुल मिलाकर कर देखा जाए तो 4 मेजर प्रिंसिपल्स के ऊपर फॉलो किया गया है, फोकस किया गया है। पहला अगर देखा जाए तो हमने कहा कि नॉलेज को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, किसके साथ, सोसाइटी के साथ और साथ में स्कूल के साथ। तो सोसाइटी में कौन, 2 लोग आ जाते हैं, एक आपकी फैमिली जो प्राइमरी रोल प्ले करती है, दूसरा कौन सा है, आपका सेकेंडरी रोल आपका स्कूल प्ले कर रहा है। और इन दोनों में कौन है सबसे अपलिफ्टेड, अगर सर्कल में देखा जाए तो सोसाइटी कहीं ना कहीं इसका छोटे छोटे पार्ट हैं। फिर हमने कहा कि हमने नॉलेज कनेक्ट कर ली, अब हम एक ऐसा करिकुलम यहाँ पर बनाएंगे जो टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड हो। भाई टेक्स्ट बुक में आपने ये पढ़ा दिया बच्चे को कि वाटर तो है इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमने कहा कि सेव द वाटर, सेव द अर्थ, ठीक है, सेव द ट्रीज, लेकिन कैसे आप करवाएंगे, तो किताबों से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा बच्चे को कि अगर आप 1 गिलास पानी पीने की क्षमता रखते हैं तो 1 ही गिलास पानी पियो बेटा, अगर आप 2 गिलास पानी पियोगे और अगर आप नहीं पी पाए तो आप 1 गिलास पानी वेस्ट कर रहे हो, राइट। सेव ट्रीज में आपको बताना पड़ेगा कि जन्मदिन पे इंपॉर्टेंट नहीं कि केक काटना है, आपको ये बताना पड़ेगा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हर एक जन्मदिन पे, हर एक अच्छे ओकेजन पे आप एक पेड़ लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि पेड़ से हमें काफी हद तक इन्वायरमेंट कूल एंड काम रहता है और कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट और ज्यादा हेल्दी बनता है। आपने ये बता दिया। फिर हमने 3rd पॉइंट में ये जो है काउंटर पॉइंट रखा एनसीएफ 2005 में, बच्चे को अगेन सेंटर में रख के, बच्चे को सेंटर में रख करके, स्टूडेंट को सेंटर में रख करके कि नर्चरिंग क्या करना है, ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेसी पॉलिटी ऑफ द कंट्री। यानी आपने नॉलेज कनेक्ट कर दी, सोसाइटी से जोड़ दिया, आपने फैमिली से जोड़ दिया, आपने उसको टेक्स्ट बुक से बियॉन्ड लेकर चले गए। अब बच्चा सोचने की क्षमता को रखता है, 10वीं क्लास का 12वीं क्लास का बच्चा सोचने की अच्छी क्षमता रखता है, उसको पता है कि डेमोक्रेसी है क्या, ठीक है। इसलिए आपने क्लास 9th में, क्लास जो है 8th में देखा होगा कि जेंडर बाइसेस के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, उसके ऊपर बहुत सारी ऐसे ही टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो आपको ये बताना है कि आपका काम सिर्फ किताबों से बियॉन्ड नहीं सोचना है, उन किताबों के बियॉन्ड जाकर कंट्री के बारे में भी सोचना है, डेमोक्रेसी के बारे में सोचना है, कंसर्न दिखाना है किसके बारे में, पॉलिटी के बारे में, सिटीजन राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, कंट्री से डेमोक्रेसी के बारे में, उसकी भी केयर करनी इंपॉर्टेंट है, आपको उसकी भी रिस्पेक्ट करनी इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे, तो हमने ये भी कहा कि मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल। अब बच्चा सोचने की क्षमता रखता है, तो हमने कहा कि
अब वही सवालों को हम वहां पर पूछे जो कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी से जोड़े। ठीक है, अगर आप बच्चे को एक्टिविटी मेथड में ये सिखा रहे हैं कि बेटा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द वाटर, सेव द अर्थ, सेव द ट्रीज, तो जाहिर सी बात है कि उसके पेपर में भी आप वही सवाल पूछे जो कि कनेक्टिविटी दिखा पाए। जैसे अगर मैं क्लास 8 या क्लास 10 के बच्चे से पूछूं कि आप वाटर को, अर्थ को, इन्वायरमेंट को कैसे जोड़ सकते हो, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा जवाब वो दे सकता है। तो हमने कहा कि क्लासरूम की जो से बाहर की जो लाइफ है, प्रैक्टिकल जो लाइफ है, उससे जोड़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इसका स्लोगन है लर्निंग विदाउट बर्डन का। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, फिफ्थ जो आपका गाइडलाइंस प्रिंसिपल है या ऑब्जेक्टिव है, हमें ये पक्का करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लर्निंग जो है शिफ्ट हो रही है। ठीक है, किससे? रोट मैथड्स, यानी रट्टाफिकेशन हमने बंद कर दिया है। अब हमने बच्चे को ये बताना बंद कर दिया है कि बेटा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है। अब हमने बेटे को ये बताना है, बच्चे को ये बताना शुरू कर दिया है कि वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है। उसका सिर्फ फॉर्मूला ही जानना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वाटर की क्या क्या और नीड्स है, वाटर किस तरीके से पोल्यूट हो रहा है, या फिर कैसे हम उसको बचाएंगे, रेनिंग वाटर को कैसे हम सेव करेंगे। जैसे कि क्लास 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटीज में, ईवीएस में आपने पढ़ा भी होगा कि वाटर को कैसे सेव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द पोएम्स, विद द हेल्प ऑफ द स्टोरीज और बहुत सारी चीजें। तो ये मेजर जो 5 आपके प्रिंसिपल्स हैं, ये आपको पता होनी इंपॉर्टेंट है गाइडलाइंस के तौर पर। यानी कुल मिलाकर क्या कहना है हमारा, अगर देखा जाए तो एनसीएफ, जहां पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एक ऐसा फ्रेमवर्क हम तैयार कर रहे हैं जिसमें कि बच्चे के नॉलेज से लेकर के, उसके रियल लाइफ कनेक्टिविटी से लेके, उसके लर्निंग के ऊपर काम करने से लेकर के, रियल लाइफ मेथड से कनेक्ट करने से लेकर के, और उसको एक बेहतर सिटीजन, एक भारत का एक बेहतर नागरिक बनाने से लेकर के, और एक राष्ट्रभक्त बनाने तक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में अलग अलग तरीके से काम किया गया है, जिसको हमने कहा है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है, यहाँ पर दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है, हालांकि यहाँ पर काफ़ी कुछ इंग्लिश भाषा में आपको मिलेगा, काफ़ी सारे बच्चे हो सकता है कि ये डिमांड भी करें कि मैम हिंदी में पीडीएफ दीजिए इसकी, लेकिन यकीन मानिए कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत सिंपल लेमन लैंग्वेज में मैंने चीज़ों को जोड़ते हुए आपको बताया है, और इसकी जो पीडीएफ है बिल्कुल आपको मिल जाएगी बीट द कंपटीशन के टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ से आप उसको ले लीजिएगा। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, इसको स्किप मत कीजिएगा वरना आप बहुत नुकसान अपना कर बैठेंगे, खासतौर पर एनईपी आरटी 2009 और उससे भी ज़्यादा एनईपी 2020। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। कैसा लेक्चर लगा आपको जरूर एक बार बताइए कमेंट करके, और कौन कौन से टॉपिक्स आपके दिमाग में हैं और आपको लगता है कि अरे ये तो पता होना बहुत ज़रूरी है, बताइए ज़रूर, ताकि बाकी के जो हमारे कैंडिडेट्स केवीएस की तरफ बढ़ रहे हैं, इंटरव्यू की तरफ बढ़ रहे हैं, उन सभी को शुभकामनाएं और वो सभी के लिए प्रिपेयर कर पाएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।